आपका एक ग्रामर का न्यू टॉपिक है नॉन फाइनाइट। ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज वर्ब। ठीक है, वर्ब फाइनाइट वर्ब और दूसरी जो वर्ब है वो कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब जो है यहाँ पे दो प्रकार के, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। आपके सिलेबस में कौन सा है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फाइनाइट क्या होता है, दूसरा नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब यदि लिखना चाहो तो लिख लो। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिन पर सब्जेक्ट एवं पर्सन का प्रभाव पड़ता है। द वर्ब्स which are limited by subject and persons। ठीक है, दैट इज फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जिन पर सब्जेक्ट एवं पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, द वर्ब्स which are not limited by subject and person। देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, आई गो टू स्कूल। क्या लिखा है, आई गो टू स्कूल। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे जो वर्ब है कौन सी है, गो। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये फाइनाइट वर्ब है। तो आप कहेंगे सर क्यों नॉन फाइनाइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, गो। सब्जेक्ट आई, यहाँ पे सब्जेक्ट आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि इस पे सब्जेक्ट और पर्सन का प्रभाव पड़ता है। यही हमने फाइनाइट वर्ब में डेफिनेशन में सीखा है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन पर सब्जेक्ट और पर्सन का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पढ़ना है। देखिए यदि मैं इसका सब्जेक्ट या पर्सन चेंज करता हूँ तो इसमें प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, गोज। इट मींस इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो, आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, तो यहाँ पे दो वर्ब है हमारे पास। देखिए, एक तो है वांट और दूसरी गो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे जो वर्ब है, वांट जो है फाइनाइट वर्ब है और गो जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आप आसानी से बता दें क्यों वांट फाइनाइट वर्ब है, वो कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें आप ये भी देखो बेटा इधर कि यहाँ पे कोई भी वर्ब जो है वो अपने आप में न तो फाइनाइट होती है न ही नॉन फाइनाइट होती है। ये वाक्य के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट। यहाँ आपने देखा गो जो थी वो फाइनाइट वर्ब थी, यहाँ कौन सी हो गई, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पे हम यदि इसका सब्जेक्ट और पर्सन चेंज करते हैं, हमने किया ही, तो वांट में क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, क्या हो गया, वांट, क्या हो गया, वांट्स टू गो। तो गो ऐसे कैसा रहता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट एंड पर्सन। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब पे पड़ता है, फाइनाइट वर्ब पे वांट। फिर चेंज करते हैं, देखो हमने किया यू, क्या हो गया, वांट टू गो। ठीक है, यू वांट टू गो। देखिए वांट का प्रभाव पड़ रहा है, गो पे नहीं पड़ रहा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फिर आगे आप देखो, हमें स्टडी करना है इसको नॉन फाइनाइट, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सा आएगा, नॉन फाइनाइट। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट जो है ये तीन प्रकार के, देयर आर थ्री काइंड्स। फर्स्ट इन्फिनेटिव, सेकंड जेरेंट और थर्ड कौन सा है, पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है वो हम देखेंगे दो प्रकार के, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ज़्यादातर जो एग्जाम में होता है, जो 10th क्लास में पूछते हैं, वो इन्फिनेटिव और जेरेंट का यूज ही पूछते हैं। इन्फिनेटिव और जेरेंट आपको तीनों बताएंगे पार्टिसिपल्स में क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर आता है इन्फिनेटिव और जेरेंट। तो इन्फिनेटिव हमने देखा कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के हैं, दो। नंबर 1 है बेयर इन्फिनेटिव, क्लियर, और दूसरा कौन सा है,
नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के हैं? नॉन फाइनाइट 3। फर्स्ट इन्फिनेटिव, दूसरा जिरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। फिर हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव जो है वो 2 प्रकार के, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यूज करने। आपको मैं बताता हूँ बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, टू क्या होता है और जिरेंड क्या होता है। पेपर में किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि पेपर में जैसे ये इस प्रकार का सेंटेंस है, ये सेंटेंस आ गया आई वांट, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के इसमें यूज करना है, आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, जिरेंड का करना है और पार्टिसिपल, इनका प्रयोग करते हुए सेंटेंस को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, देखो बेयर इन्फिनेटिव जो है, बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है? तो ये सिंपल सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है? को। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इसमें ब्लैंक्स में ऐसे का ऐसा, गो का गोआ, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा कि गो का गोया, क्लियर। और टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा? दूसरा जो है इसका टू इन्फिनेटिव, तो टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा? इसके साथ टू रख के आना है, टू गोआस, समझ गए? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि ऐसे कैसा, यानी कि गो का गोआ है। टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके साथ टू लगाना। और जिरेंड का मतलब क्या होता है? आईएनजी, कि गो का गोइंग होना। तो ये हमें सीखना है कि ऐसे का ऐसा कब आता है, टू कब लगता है और फिर आईएनजी कब लगता है। ये मुझे सीखना है कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ पर करना है, टू को कहाँ पे करना है और जिरेंड का कहाँ पे करना है ना। बिल्कुल सिंपल। एक तो बेयर इन्फिनेटिव सीखना है कि ऐसे कैसा कब करना है। आपके पास 3 ही ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना इस बार, तो आपको केवल ऑप्शन रहेंगे आपका होस्टेड पार्टिसिपल्स का दे दो। तो एक तो आएगा गो, दूसरा जाएगा टू गो, तीसरा जाएगा गोइंग, और चौथा सपोज करो नन आ गया और कुछ आ गया, वेंट आ गया, कुछ भी दे सकते, ठीक है। तो इन तीनों 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो ये क्या तभी आप कर पाओगे जब आपको पता हो कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ करना है, टू का कहाँ करना है और जिरेंड का कहाँ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? नहीं, इन्फिनेटिव कौन सा पढ़ना है? बेयर इन्फिनेटिव। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू यूज बेयर इन्फिनेटिव या वेयर टू यूज बेयर इन्फिनेटिव, कैसे और कहां पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना वो हम सीखेंगे। क्लियर? यस सर। एक स्टॉप कर देखिए बेटा, यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का यूज हमें सीखना कि कहाँ पर ऐसे कैसा प्रयोग हमें करना है। तो लिखो नंबर 1, आफ्टर ऑल मॉडल्स, आफ्टर ऑल मॉडल्स। मॉडल्स के बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। क्लियर? किसका करना है? बेयर इन्फिनेटिव का यूज हमें करना है किसके बाद? मॉडल्स के बाद। तो मॉडल्स आपको पता है कौन कौन से, जैसे कैन है, फूड है, मे है, मार्ट है, फिश है, फूड है, ये सब क्या है? मॉडल्स। और इनके बाद हमें किसका प्रयोग करना है? बेयर इन्फिनेटिव। जैसे आई कैन, ठीक है। क्या है इसमें? क्या है इसमें? बेयर इन्फिनेटिव। तो यानी कि इसमें क्या आएगा? ऐसे का ऐसा, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? आपके पास ऑप्शन मिलेगा, डू मिलेगा, टू डू मिलेगा,
या डूइंग मिलेगा तो आपको कौन सा करना है, डू। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के बाद वेयर इन्फ्लेटिव आता है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, वेयर इन्फ्लेटिव का। क्योंकि यहाँ पे मॉडल आ गया, आपको जानकारी होनी चाहिए मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शैल, शुड। क्लियर? सेकंड है बेटा इसका आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, जो फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे दी हुई है, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स कुछ एक वर्ब्स यहाँ पे है, मेक है, लेट है, बिड है, फील है, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, ये 9 वर्ब्स। ठीक है, इन वर्ब्स के बाद आपको बताइए ये वर्ब्स है, किसके बाद में ये वर्ब्स है, इन वर्ब्स के बाद आपको वेयर इन्फ्लेटिव का प्रयोग करना है। यहाँ पे ये बात आपको देखनी है, कोई भी वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, तो उसके बाद आपको वेयर इन्फ्लेटिव का यूज करना है। क्लियर? देखिए बेटा, अब आपने इस सेंटेंस को देखा, इस सेंटेंस को देखने के बाद आपने देखा कि इसके अंदर मेक है, जो वर्ब है कौन सी है, मेक। जहाँ ये कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, इसमें जो मेक की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, सभी फॉर्म हो, फॉर्म का कोई भी रूप हो, मेन फॉर्म होनी चाहिए मेक। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका प्रयोग करना है वेयर इन्फ्लेटिव का। इसमें किसका प्रयोग होगा, किसका होगा बेटा, यहाँ वेयर इन्फ्लेटिव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वर्ब आ गई, मेक। ठीक है, कौन सी वर्ब आ गई, मेक। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, आपका आंसर क्या होगा, स्लीप। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, स्लीप, वेयर इन्फ्लेटिव। एक एग्जाम्पल और देखिए, I let him go खालिस्तान ये ब्रैकेट में go। क्या है इसमें, go है। पता चल गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, कौन सी है, लेट।